हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स और ये हमारे फिजिक्स का तीसरा चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हमें समझना है कि अपवर्तन की घटना क्या होती है, अपवर्तन किसे कहा जाता है। तो आइए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपवर्तन की परिभाषा से। कि अपवर्तन की परिभाषा कहती है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। माध्यम क्या होता है? माध्यम का मतलब होता है लाइट जहाँ चलती है। आप हवा के अंदर टॉर्च जला रहे हैं, पानी के अंदर जला रहे हैं, तेल के अंदर जला रहे हैं, पेट्रोल के अंदर रखकर जला रहे हैं, तो ये जहाँ जहाँ लाइट जा सकती, चल सकती है, उसको कहा जाता है माध्यम। आप निर्वात में भी, वैक्यूम में भी लाइट को चला सकते हैं। तो कहा गया है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। बात को समझने के लिए मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक बर्तन है और इस बर्तन के अंदर भरा हुआ है पानी, ठीक है। तो अब लाइट जो है और ऊपर क्या है? हवा है। तो हवा भी क्या है? एक माध्यम है, क्योंकि हवा के अंदर भी तो लाइट चल सकती है, ट्रेवल कर सकती है, और पानी के अंदर भी चल सकती है। तो कहा गया जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो ऊपर अभी चल रही थी किसके अंदर? हवा के अंदर, और अचानक से पानी आ गया, अर्थात दूसरे माध्यम में वो चलने लगी। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मार्ग का मतलब रास्ता। अब देखिए, इसमें लाइट ऐसे चल रही थी, ठीक है, तो इसको जाना चाहिए तो ऐसे, मगर जब ये दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है, या तो इधर मुड़ जाएगी या तो इधर मुड़ जाएगी, अर्थात अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। बात समझ में आई कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना रास्ता भूल जाती है, यानी दूसरे रास्ते पर चलने लगती है। तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आई होप बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही साधारण सी बात है, ठीक। तो अपवर्तन तो आपको समझ में आ गया कि लाइट जा रही है, जाते जाते एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगी रास्ता भूल जाएगी, अर्थात जिस तरह जाना चाहिए था वैसे न जा करके किसी दूसरे ट्रैक से होकर जाने लगेगी। तो इसी फिनोमिना को, इसी घटना को हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब आपको समझना है कुछ अपवर्तन से संबंधित बिंदुओं को, कि अपवर्तन का जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो उन्हीं शब्दों के बारे में समझना है, जैसे कि आपने परावर्तन के समय समझा था। तो यहाँ पर ये आपके सामने कुछ डायग्राम वगैरह बना हुआ है और कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 टॉपिक को, या जो 9 पॉइंट दिए गए हैं, इन सब की डेफिनेशन अर्थात परिभाषा को याद रखना है और आपको समझना है कि किसको क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि जो किरण आ करके गिरती है, सबसे पहले तो इसको समझिए, अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ का मतलब जो दो, क्या कहा गया, माध्यमों को अलग करता है उसे कहा जाता है अपवर्तक पृष्ठ। जो सतह दो माध्यमों को अलग करती है उसे कहा जाता है अपवर्तक पृष्ठ। अब देखिए, इसके ऊपर क्या है? कुछ और है। मान लेते हैं ऊपर हवा है, ठीक है, और नीचे क्या है? पानी है। तो ये एक ऐसी लेयर है, ऐसी लाइन है जो पानी और हवा को अलग कर रही है, और पानी और हवा हमारे लिए क्या है? इस समय माध्यम है। तो वह लाइन या वह पृष्ठ जो दो माध्यमों को अलग करता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। या तो यहाँ पर एक शब्द आप जोड़ सकते हैं, वह पारदर्शी, ठीक, वह पारदर्शी पृष्ठ या वह पारदर्शी सतह। अपारदर्शी रहेगा तो हमारे किसी काम का नहीं है। कहने का मतलब, अगर यहाँ पर हम शीशा लगा दें तब तो यहाँ पर अपवर्तन की जगह परावर्तन हो जाएगा, वो दूसरे माध्यम में जा ही नहीं पाएगी, ठीक है, लाइट लौट जाएगी। तो हमारे पास यहाँ जो पृष्ठ होना चाहिए, जो सतह होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? पारदर्शक, जिससे प्रकाश आगे की ओर बढ़ सके, ठीक। तो वह पारदर्शक पृष्ठ जो दो माध्यमों को अलग करता है उसे अपवर्तक पृष्ठ बोला जाता है। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं कि वह किरण जो अपवर्तक पृष्ठ पर आकर गिरती है। अब कोई ना कोई किरण तो आएगी ही आएगी। तो जो किरण आकर के अपवर्तक पृष्ठ से टकराती है या अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ती है उसे कहा जाता है आपतित किरण, ठीक है, उसे कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण, पतित का मतलब होता है गिरना, तो आपतित किरण का मतलब वह किरण जो परावर्तक सतह पर, जो अपवर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है या गिरती है, ठीक।
अब आएगी तो ये अपवर्तक पृष्ठ पर कहीं ना कहीं टकराएगी जरूर, ठीक है। जब लाइट आ रही है तो आने के बाद कहीं ना कहीं तो टकराएगी। तो जिस बिंदु पर गिरती है आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। बात समझ में आई? पहले तो अपवर्तक पृष्ठ आपने समझा, इसकी सहायता से आपतित किरण और आपतित किरण की सहायता से आपतन बिंदु। ठीक, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है? वह पारदर्शी पृष्ठ जो दो माध्यमों को अलग करता है उसे हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। और जो किरण अपवर्तक पृष्ठ पर आकर गिरती है या आकर टकराती है उसे कहा जाता है आपतित किरण। और अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है या जहां गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको? अब देखिए, आप अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो आपने अपवर्तन की घटना पढ़ा ना कि जब कोई प्रकाशित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो उस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो अब ये जो किरण होगी इसमें ये कौन सी किरण हो जाएगी? अपवर्तित किरण, क्योंकि अब इसमें अपवर्तन की घटना हो चुकी है। आई थी तो आपतित किरण और जैसे ही प्रवेश कर गई कौन सी घटना हो गई? अपवर्तन की घटना हो गई। इसीलिए अब उस किरण को नाम दिया जाएगा अपवर्तित किरण, क्योंकि वो किरण हमें अपवर्तन की घटना के बाद देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे? इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं कि अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में, इसको कहेंगे पहला माध्यम और इसको कहेंगे दूसरा माध्यम। अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में गमन करने वाली किरण क्या कहलाएगी बच्चों? कहलाएगी अपवर्तित किरण। अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में गमन करने वाली किरण कहलाएगी अपवर्तित किरण। इसे अपवर्तित किरण क्यों बोल रहे हैं? कोई आपसे पूछते तो कहेंगे कि ये किरण हमें तब मिल रही है जब अपवर्तन की घटना घट चुकी है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देख लिया अपवर्तक पृष्ठ, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, और साथ में ही आपने देख लिया आपतन बिंदु को। अब बात करते हैं अभिलंब की, कि अभिलंब किसे कहा जाता है। तो अभिलंब की परिभाषा जितने लोग शुरू से स्टार्टिंग से सारा लेक्चर देखते आ रहे हैं, पहला चैप्टर उन्होंने पढ़ रखा है, पहला लेक्चर कंप्लीट कर रखा है प्रकाश का परावर्तन, तो आपको याद होगा अभिलंब की परिभाषा। अभिलंब किसे कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ पर, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ पर लंबवत खींची गई रेखा। अपवर्तक पृष्ठ पर लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। या तो आप कह सकते हैं कि अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। अपवर्तक पृष्ठ के, ये कौन सा पृष्ठ है बच्चों? अपवर्तक पृष्ठ है। ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु है। और इस पर हमने क्या डाल दिया? एक लंब डाल दिया, तो इसी लंब को हम बोलेंगे अभिलंब। बात समझ में आ गई? अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट अभिलंब का? तो अभिलंब अब आपने समझ लिया। अब समझते हैं आपतन कोण क्या होता है और उसके बाद अपवर्तन कोण क्या होता है। तो आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण। आपतन कोण है तो आपतित किरण से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से डिनोट किया जाता है, स्मॉल आई। आई का मतलब होता है इंसिडेंट एंगल। ठीक, बात समझ में आ गई। अब अगला दिया है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण किससे संबंधित होगा? अपवर्तित किरण से। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। इसे डिनोट करते हैं आर से, क्योंकि आर का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक, तो ये हो गया आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, पर अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण अपवर्तन कोण। इतने सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको। अब 2 पॉइंट और बचे हैं,
आपसे पूछा जाता है परिभाषा विरल माध्यम और सघन माध्यम की, कि हम सघन माध्यम किसे कहेंगे, विरल माध्यम किसे कहेंगे। पहली बात, माध्यम आपको पता होना चाहिए। माध्यम तो समझ में आ गया ना, कि प्रकाश जहाँ से होकर गुजरता है उसे हम माध्यम कहते हैं। हवा से जा रहा है, हवा भी एक माध्यम है। निर्वात में जा रहा है, निर्वात भी माध्यम है। पानी से होकर जा रहा है, पानी भी क्या हो जाएगा, माध्यम। तो किसे हम सघन कहेंगे, किसे हम विरल कहेंगे, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा दी जाती है किरण के झुकाव के आधार पर। अब देखिए अपवर्तन हो रहा है, तो ये जो किरण है झुक रही है, यानी जैसे जाना चाहिए था वैसे नहीं जा रही है ना, या तो इधर झुक जाएगी या तो उधर झुक जाएगी। तो इसी के आधार पर डिफाइन किया जाता है कि कौन सा माध्यम सघन होगा, कौन सा माध्यम विरल होगा, ठीक। तो आइए परिभाषा समझते हैं। तो पहले समझते हैं सघन माध्यम को, कि सघन माध्यम क्या होता है। तो अपवर्तन के पश्चात, यहाँ पर कौन सी घटना दिखाई गई है, अपवर्तन की घटना दिखाई गई है। अपवर्तन के पश्चात यदि प्रकाशिक किरण अभिलंब की ओर झुकती है, यदि अपवर्तन की घटना के पश्चात आपतित किरण अभिलंब की ओर झुकती है, तो दूसरा माध्यम सघन माध्यम कहलाता है। क्योंकि पहले माध्यम से गति कर रही है, इस वाले को हम दूसरा माध्यम कहेंगे। तो सघन माध्यम कब होगा, जब देखिए इस किरण को ऐसे चले जाना चाहिए था मगर ऐसे नहीं गई, तो इसी घटना को हम कहते हैं अपवर्तन। अब अपवर्तन के बाद ये जो किरण है, अब जाने को तो ये किरण, अब देखिए इस तरह जाना था, अब मान लेते हैं कि इधर की ओर मुड़ गई। अपवर्तन के पश्चात ये किरण किधर की ओर मुड़ गई, इधर की ओर मुड़ गई। तब भी तो अपवर्तन होगा, कि प्रकाश किरण को जाना चाहिए था ऐसे, बस ऐसे ना जा करके वो चाहे दूसरा रास्ता ले ले, चाहे इधर से जाए या उधर से जाए, तो इसी घटना को अपवर्तन कहेंगे। तो एक घटना देख रहे हैं आप कि अपवर्तन के पश्चात ये जो किरण है ये अभिलंब के पास आ गई, और एक घटना ऐसी है कि ये अभिलंब से, अब देखिए ये किरण कहाँ हो गई, दूर। जाना चाहिए था इस ट्रैक से, मगर अपवर्तन के बाद यहाँ पर आ गई, तो ये अभिलंब के पास हो गई। और एक किरण ऐसी थी कि अपवर्तन के पश्चात वो उधर की ओर चली गई, तो अब इसकी दूरी अगर अभिलंब से देखा जाए तो क्या हो गया, दूर हो गया। तो वह किरण, यदि प्रकाशिक किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो दूसरा माध्यम सघन माध्यम कहलाएगा। पहले के सापेक्ष दूसरा वाला सघन माध्यम कहलाएगा। जबकि उल्टा कर दिया जाए कि यदि अपवर्तन के पश्चात, अब देखिए अपवर्तन ऐसे हो रहा है, अब कोण जो आई होगा वो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक कोण क्या हो गया, आई। कि अपवर्तन के पश्चात यदि प्रकाशिक किरण या अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हो जाए, यानी जाना चाहिए था ऐसे मगर जा रही है ऐसे और दूर से जा रही है, तो दूसरे माध्यम को, ये तो सेकंड वाला ही है, दूसरे माध्यम को पहले के सापेक्ष अब इसे क्या कहा जाएगा, विरल माध्यम कहा जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, कि अपवर्तन की घटना हो रही है, ये अभिलंब है, ठीक। यदि कोई किरण अपवर्तन के पश्चात अगर अभिलंब के पास आ गई, तो ये जो नीचे वाला माध्यम है इसको हम कहेंगे सघन माध्यम, ऊपर वाले को विरल माध्यम। मगर जब उल्टा हो जाए कि ये प्रकाशिक किरण पास आने की वजह और दूर हो जाए, तो अब ये नीचे वाला जो माध्यम होगा ऊपर वाले से क्या होगा, विरल होगा। सघन और विरल का हिंदी में अर्थ क्या होता है, सघन का मतलब होता है घना, और विरल का मतलब होता है दूर दूर। तो हवा में जानते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं, तो पानी सघन माध्यम कहलाएगा और वो वायु विरल माध्यम कहलाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको सघन माध्यम और विरल माध्यम की परिभाषा समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यदि अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण अभिलंब के पास जाती है, तो दूसरा माध्यम सघन माध्यम कहलाता है। यदि अपवर्तन के पश्चात प्रकाशिक किरण अभिलंब से दूर जाती है, तो दूसरा माध्यम विरल माध्यम कहलाता है, ठीक। आई होप कि इधर के जितने भी पॉइंट्स थे वो आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लिखे गए हैं जिनका जवाब हमें देना है आपको। पहला कि अपवर्तन का कारण क्या है, कि अपवर्तन आखिर होता क्यों है, कि दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रकाश प्रवेश किया तो उसका रास्ता बदल गया, मगर बदला क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है। तो कोई यदि आपसे पूछे कि अपवर्तन का कारण क्या होता है,
ठीक, तो आप क्या बताएंगे कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसीलिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पहले प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि अपवर्तन आखिर होता ही क्यों है। इसलिए होता है क्योंकि हर माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है। दूसरा, अपवर्तन कब नहीं होगा। ठीक है, कि किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई फिर भी आपको अपवर्तन देखने को न मिले, तो ऐसा कब होगा। तो प्यारे बच्चों, इस बात को समझने के लिए यहाँ पर हम बनाते हैं फिर से एक छोटा सा डायग्राम, और उसके बेस पर हम समझेंगे कि अपवर्तन कब कब नहीं होगा। तो इसके लिए दो कंडीशन है कि ये ऊपर क्या हो गया, फर्स्ट पहला माध्यम, और नीचे क्या हो गया, दूसरा माध्यम। ठीक है, इसमें भी ऊपर क्या है, पहला माध्यम है, और नीचे क्या है, दूसरा माध्यम है। ठीक, तो दो केस ऐसे होते हैं जिसमें आपको अपवर्तन की घटना देखने को नहीं मिलेगी। पहले में मान लेते हैं कि ऊपर हवा है और नीचे पानी है, दोनों माध्यम क्या हैं, अलग अलग हैं। यदि दोनों माध्यम अलग अलग हैं तो क्या ऐसी संभावना है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जाए फिर भी अपवर्तन देखने को न मिले। तो हाँ, ऐसा संभव है। कब, कि यदि कोई, आप जानते हैं अभिलंब तो होगा ही। ठीक है, इस पर ये जो अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ पर यदि कोई लंबवत रेखा खींच दी जाए तो उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो अपवर्तन कब नहीं होगा, यदि किसी किरण को अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत गिराया जाए। ठीक है, यानी अभिलंब जैसे होता है उसी तरह अगर लंबवत गिराया जाए तो जैसे प्रकाश की किरण आई है वैसे ही चली जाएगी, उसमें किसी प्रकार का अपवर्तन नहीं होगा। ठीक, बात समझ में आई कि अगर किसी अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर यदि आप प्रकाश को 90 डिग्री पर इंसिडेंट करते हैं, गिराते हैं, तो उस समय आपको अपवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, अगर तिरछा गिराएंगे तब आपको अपवर्तन देखने को मिलेगा, मगर अगर आप 90 डिग्री पर गिराएंगे तो उस समय आपको अपवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी घटना क्या है कि जब दोनों माध्यम समान हो, मान लेते हैं ऊपर भी पानी है और नीचे भी पानी है, तो अब अभिलंब हो गया। तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री पर गिराएंगे तब तो वो तो वैसे ही रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा। मगर जब दोनों माध्यम समान हो तो किरणें तिरछी भी यदि आएँ तो जैसे आ रही हैं वैसे ही जाएंगी, उसमें किसी प्रकार का अपवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो दो कंडीशन थी, पहली कि यदि अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत किसी किरण को डाला जाए तब अपवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन, यदि माध्यम एक जैसे हो तब भी प्रकाश में अपवर्तन की घटना देखने को नहीं मिलती है। अब अगला पॉइंट है आपका अपवर्तन के व्यवहारिक उदाहरण, कि सर ये सारी चीज़ें तो ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए जिससे हम रिलेट कर पाएँ कि हाँ अपवर्तन हाँ होता है, हम उसे कैसे समझ सकते हैं। तो रात में आपको जो टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं प्यारे बच्चों, वो भी इसी का उदाहरण है अपवर्तन का। कैसे, तो आप जानते हैं ये पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी के करीब की जो गैसें होती हैं, जो वायुमंडल होता है वो घना होता है, और पृथ्वी से जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो हवा की जो परतें हैं वो क्या होती जाएंगी, पतली होती जाएंगी, यानी उनका जो घनत्व है वो कम होता जाएगा। यानी है तो हवा ही, नीचे से ऊपर तक आपके और तारे के बीच में दो चीज़ें आएंगी, या तो हवा की लेयर आएगी या तो निर्वात आएगा। तो निर्वात को छोड़ते हैं, अभी हवा को देखते हैं। तो हवा भी पृथ्वी के पास वाली जो सतह है वो बहुत घनी है, और ऊपर वाली जो सतह है वो घनी नहीं है। तो जानते हैं जैसे ही घनत्व में अंतर आएगा तो अब वहाँ पर कौन सी घटना देखने को मिलेगी आपको, रिफ्रैक्शन की। ठीक है, अपवर्तन की। तो ऐसे ही कई सारी परतें बनी होती है, कहीं पर घनत्व ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो प्रकाशिक किरण ऐसे आएगी, फिर ऐसे 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 करते हुए तब जा कर के आपकी आँखों पर गिरती है। तो जब जो प्रकाशिक किरण है वो इस तरह टकराते हुए आपके नेत्रों पर आकर गिरती है तो ऐसा आपको लगता है।
अगर सीधे पड़ती तो आपको लगता कि तारा ठीक वैसे ही चमक रहा है, एक जैसा जैसे कि बल्ब आपको दिखाई देता है। मगर अपवर्तन की घटना हो जाने से आपके नेत्रों पर प्रकाश जो है वो लगातार नहीं पड़ पाता, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पड़ता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं। ठीक, एक ये उदाहरण हो गया। दूसरा आपने कभी अनुभव किया होगा कि यदि आप किसी नदी या तालाब में गए हैं तो ये ऊपर पानी है, ठीक, और नीचे ये जो है ये ज़मीन है। तो यदि आप नाव के ऊपर बैठे हुए हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो ज़मीन है, नीचे वाली जो सतह है वो बहुत ही पास में है, यानी ज़्यादा गहराई नहीं है। और जैसे ही आप यदि इसके अंदर छलांग लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि ओहो, ये तो हमारे गले के बराबर जितना पानी यहाँ पर आ गया। तो आखिर ये आपको भ्रम कैसे होता है? तो ये भी होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, कि प्रकाशिक किरण मेन जगह से टकराकर, अगर सही जगह से टकराकर अपवर्तन नहीं होता, आपके नेत्रों पर पड़ता तो आपको एग्जैक्ट गहराई पता चलती। मगर इसमें भी कई बार अपवर्तन होता है, प्रकाशिक किरण इधर उधर टकराने के बाद आपके नेत्रों पर पड़ती है, इसीलिए आपको मेन सोर्स यहाँ पर ना दिखाई दे करके ऊपर की ओर दिखाई देता है, ठीक है, जहाँ से अपवर्तित होकर के वो आ रही होती है। तो इसीलिए आपको दिखता है कि जो ज़मीन है वो ऊपर है, मगर वास्तव में उसकी गहराई नीचे होती है। और एक एग्जाम्पल आपने तो बहुत सारा देखा होगा कि आप एक लीजिए पानी से भरा हुआ ग्लास, जैसे ही आप उसके अंदर पेंसिल को डालेंगे तो पेंसिल आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, अर्थात मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो ये भी किसका उदाहरण है? तो ये है अपवर्तन का उदाहरण। तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी समझ में आ गए होंगे अपवर्तन के। अब आज का जो मेन टॉपिक है वो है अपवर्तन का नियम, जो बहुत ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है और ज़्यादा पूछे जाने वाला है दोनों नियमों में से। इसके दो नियम होते हैं, अपवर्तन के दो नियमों में से जो सेकंड वाला है वो ज़्यादा पूछा जाता है। अब दोनों नियमों को देखते हैं कि दोनों नियम क्या है। तो पहला नियम कहता है कि जब अपवर्तन होता है तो इस नियम के अनुसार आपतित किरण, ये देखिए ये कौन सी किरण है, ये है आपतित किरण, ठीक। और फिर कहा गया है अपवर्तित किरण, जो ये घूम गई है किरण, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अपवर्तित किरण, ठीक। और उसके बाद ये जो 90 डिग्री पर बाबू गया है यहाँ आपतन बिंदु से होते हुए, इसे कहेंगे अभिलंब। तो पहली परिभाषा या पहला जो नियम है वो बताता है कि अपवर्तन की घटना के समय आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं, ठीक है, तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। तो ये है पहला नियम। और दूसरे नियम को ध्यान से समझिए। अब आप जानते हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच में क्या बनता है? कोण आई। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में क्या बनता है? कोण आर। तो कहा गया है इस नियम के अनुसार आपतन कोण अर्थात आई की ज्या का मतलब होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, त्रिकोणमिति पढ़ा होगा। त्रिकोणमिति में कई सारे एंगल आते हैं, साइन आता है, कॉस आता है, टेन आता है, कॉट आता है। तो साइन को हिंदी में बोला जाता है ज्या, ठीक। साइन को हिंदी में क्या बोला जाता है? ज्या। तो कहा गया है आपतन कोण की ज्या, यानी ये जो कोण है ना, इस कोण का आप साइन में मान ज्ञात कीजिए। अगर ये 30 अंश दिया है ना तो इसकी वैल्यू साइन 30 अंश रखिए, ठीक है। तो इसी को बोला गया है आपतन कोण की ज्या, कि आपतन कोण की साइन वैल्यू, आपतन कोण का जो साइन वैल्यू है उसे रखती है। और अपवर्तन कोण, ये जो अपवर्तन कोण है इसकी भी ज्या का मतलब साइन में मान रखिए, ठीक है, कि साइन अगर ये 30 अंश है तो इसको भी रखिए कितना? 30 अंश रखिए, ठीक। तो कहा गया है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, यानी इसकी ज्या मतलब इसको लिखेंगे साइन आई और इसको लिखेंगे साइन आर। अब कहा गया कि यदि इन दोनों का अनुपात निकाला जाए, यानी साइन आई बाई साइन आर लिखा जाए, तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू बच्चों होगी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब नियत। नियत का मतलब अगर यहाँ पर कोण 60 अंश हो गया, यहाँ पर 45 अंश हो गया, तब भी इसको हल करेंगे तो जो मान एक बार आ गया, मान लेते हैं 2.5 आ गया, तो अब वही माध्यम ऊपर नीचे है तो कोण को चाहे जितना भी बदल लीजिए हमेशा इसका मान क्या आएगा?
फिक्स ही आएगा। ठीक है, दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है। इसी को कहा गया है अपवर्तन का द्वितीय नियम। फिर से प्यारे बच्चों एक बार समझाते हैं आपको कि अपवर्तन की घटना के समय आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन वैल्यू, यानी आपतन कोण जो है उसका मान आप साइन के अकॉर्डिंग निकालिए, और उसी तरह अपवर्तन कोण जो है उसका भी मान साइन के अकॉर्डिंग निकालिए, और उन दोनों का जो रेशियो होगा साइन आई बाई साइन आर जो होगा वो नियतांक होगा। ठीक, बात समझ में आ गई? अगर ना समझ में आए तो आप रट लीजिए परिभाषा, एग्जाम में यही लिखिएगा। ठीक है, कि इस नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक रहता है या नियत रहता है। ठीक, आज होली का दिन है तो बच्चे बाहर माहौल बना रहे हैं, बम पटाखे छुड़ा रहे हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। देखिए, और आपके एग्ज़ाम में ये दूसरा नियम करके नहीं पूछता है, आपसे पूछता है कि स्नेल का नियम बताइए। तो जो अपवर्तन का द्वितीय नियम है इसी को कहा जाता है स्नेल का नियम। स्नेल साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने इसके बारे में बताया था, इसीलिए इसको कहा जाता है स्नेल का नियम, और इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज जितना भी टॉपिक पढ़ाया गया वो सब टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। जो टॉपिक ना समझ में आया हो उसे आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ऐसी नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद।